हेलो एवरीवन, ये हमारा पार्ट नंबर 12 है। चैप्टर 6 चल रहा है हमारा स्पेक्ट्रम की बुक में, मॉडर्न हिस्ट्री में रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे द देवबंद स्कूल की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। ये जो प्रीवियस स्लाइड्स है ये मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर दिया, आप जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ये वाले पॉइंट की। तो ये जो देवबंद मूवमेंट था ये ऑर्गेनाइज्ड किया गया था बाय द ऑर्थोडॉक्स सेक्शन, जो कि मुस्लिम उलेमास के ऊपर बात करता था। ठीक है, उसको तवज्जो देता था एज द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, और जिनके जो ऑब्जेक्टिव था वो ट्विन ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, एक तो कुरान की टीचिंग्स को साथ लेके चलना है, प्लस हादिस, ठीक है, इनकी टीचिंग्स को साथ लेके चलना है मुस्लिम्स के लिए। ठीक है, एंड अलाइव कर देने हैं जो स्पिरिट जिहाद की ख़त्म हो चुकी है, जो कि फॉरेन रूलर्स आए थे उनके द्वारा ख़त्म कर दी गई थी, उसको दोबारा से हमें जगाना है। तो ये चीज़ इस मूवमेंट के थ्रू जो है वो लेके आई गई। तो उसके बाद देवबंद मूवमेंट जो था वो एस्टेब्लिश करवाया गया था। कहाँ पे देवबंद जगह थी, कहाँ पे? सहारनपुर पे है ये जगह। ठीक है, यूपी में। ठीक है, ये पहले यूपी के अंदर आता था लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर आ गया क्योंकि स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। तो 1866 के अंदर ये मूवमेंट जो है वो चलाया गया। तो आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना है। उसके बाद किसके द्वारा चलाया गया ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोहम्मद कासिम नैनोतवी। ठीक है, एक तो ये नाम याद रखना है, दूसरा नाम आपको याद रखना है, सेकंड वन इज राशिद अहमद गनगोई। ठीक है, इन्होंने ये जो थे ना, ये दो रिलीजियस लीडर्स थे। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ में ये ट्रेन करते थे लोगों को कि कैसे हमें जो है अपने मुस्लिम उलेमास को कुरान एंड हादिस की टीचिंग्स को दोबारा से जो है अपनाना है, एंड जिहाद के भी स्पिरिट को हमें दोबारा से लेके आना है, जो कि फॉरेन रूलर्स की वजह से ख़त्म कर दिए गए हैं। ठीक है, ये जो था किसके कंट्रास्ट में आया था? अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट मैंने आपको पढ़ाया हुआ पहले, उसके ही कॉन्ट्रास्ट में ये लेके आए थे। और अलीगढ़ मूवमेंट किसके लिए था कि वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम्स करना है थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन, एंड वो साथ ही साथ में सपोर्ट करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। लेकिन देवबंद मूवमेंट जो था ये इनका एम क्या था कि मोरल एंड रिलीजियस रीजनरेशन करना है मुस्लिम कम्युनिटी का। जो मुस्लिम कम्युनिटी पुराने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं मोरल रिलीजियस वो भूल चुके हैं, उनको हमें जागरूक करना है, दोबारा से रीजनरेट करना है, उनका पुनर्जन्म करना है। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस थी ये दी जाती थी ओरिजिनल इस्लामिक रिलीजन की इस मूवमेंट के अंदर। अब हम इसी में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, साथ में ही। तो याद रखना ये जो देवबंद स्कूल था ना, इसको इन्होंने वेलकम किया किसको? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को, और 1888 में फतवा को जारी किया किसके अगेंस्ट? सर सैयद अहमद खान। ये जो हमने ये पढ़ा था ना, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट लेके आए थे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट में फतवा जारी करता है। एंड क्यों करता है? क्योंकि ये कहते थे कि हमें जो है ब्रिटिशर्स जो लेके आ रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह, उनको हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, और इन्होंने जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो इनके क्रिटिक में ये बोला करते थे। ठीक है, एंड सम क्रिटिक एट्रीब्यूट द देवबंद सपोर्ट टू द नेशनलिस्ट मोर टू द डिटरमाइंड ऑपोजिशन टू द सर सैयद अहमद खान। ठीक है, जो उस टाइम पे पॉलिटिकल फिलोसफी के थ्रू चला करते थे। एंड नेक्स्ट पॉइंट भी हम इसी में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है कि जो महमूद उल हसन, ये कौन थे? आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे रिलेटेड थे। तो ये देवबंद लीडर थे जो कि ट्रेनिंग दिया करते थे। अभी हमने पहले बात की थी, आपको ये सभी नाम याद रखने हैं। जैसे पहले हमने बात की थी मोहम्मद कासिम नैनोतवी, राशिद अहमद गनगोई। अब हम बात कर रहे हैं महमूद उल हसन, एंड फिर एक हम बात करेंगे शाहबली नुमामी की। तो ये सारे किससे रिलेटेड? आपसे पूछा जा सकता है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो देवबंद से रिलेटेड है और कौन सा नहीं है। तो ये लीडर थे इनके। ठीक है, ये पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है रिलीजियस आइडियाज से रिलेटेड दिया करते थे। इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं वो पढ़ाया करते, टीचिंग दिया करते थे उनकी। एंड
जमात उल उलेमा gave the concrete shape of the Hassan ideas of protection of the religious and the political rights of the movement, कि कैसे हमें मुस्लिम्स के अंदर रिलीजियस एंड पॉलिटिकल राइट्स जो है उनकी प्रोटेक्शन करनी है, उसके बारे में ये पढ़ाया करते थे। उसके बाद जो अभी मैंने आपको बताया शिबली नुमामी, ये भी सपोर्टर थे किसके, देवबंद स्कूल के। इन्होंने भी फेवर किया, ये याद रखिएगा, इन्होंने फेवर किया जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसको भी हमने साथ में लेके चलना है। और ऐसा नहीं सिर्फ इसको ही साथ में लेके चलना है, मेनली तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को ही हमें अपनाना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच हमें जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज या यूरोपियन साइंस को भी साथ लेके चलना है, इंक्लूजन देना है उसका, ठीक है। इन्होंने फाउंड किया 2 उलेमास, उनके नाम भी आपको याद रखने हैं, नतावतल उलेमा एंड दारुल उलेमा। कहाँ पर, लखनऊ के अंदर, तो ये याद रखेंगे 1894 से 96 के अंदर। ये बिलीव करते थे कि आइडलिज्म जो है कांग्रेस की, उसमें क्या है कि हमें कॉपरेशन करना है हिंदू एंड मुस्लिम्स का, ताकि सभी जो है मिलजुल कर रह सकें। तो ये सारा का किस में था, देवबंद मूवमेंट में। जो भी मैंने आपको नाम बताए इनसे रिलेटेड वो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलने हैं। अब हम बात करते हैं पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स की, ठीक है। तो पारसी रिफॉर्म्स मूवमेंट, एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे आ गए हैं हम। तो इसमें क्या है, ये किसके द्वारा मतलब कि इसमें क्या था, एक सभा बनाई गई जो कि रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन भी मानी जाती है। तो उनका नाम क्या था, राह नुमाई मसदासनान सभा, ठीक है, मसदासनान सभा। तो ये आप नहीं भूलेंगे, ये कब फाउंड की गई, 1851 के अंदर। ये ग्रुप ऑफ किस चीज़ का ग्रुप था, इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज का, ठीक है। तो ये क्या करते थे, ये रीजनरेशन करना चाहते थे जो सोशल कंडीशन चल रही है पारसीज की उनको, जो कि और ज़ोरोएस्ट्रियन रिलीजन की, उनको जो है प्योरिटी के बेसिस पे सामने लेके आना है, ठीक है। जो भी पोल्यूशन से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है। तो सोशल बेस के ऊपर ये सब मूवमेंट जो था उनमें इन्होंने योगदान दिया। तो इस मूवमेंट में किन किन का नाम सामने आता है वो भी आपको याद रखना है। तो ये आता है नरोजी फुरदौंजी, दूसरा आता है दादा भाई नरोजी, तीसरा आता है KR कामा एंड देन SS बनर्जी। तो ये लीडर्स थे जो कि ये पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स को सामने लेके आते हैं। इनका मेन जो एम होता है वो जो है रास्त गोफात, ये न्यूज़पेपर थी उसके थ्रू ये अपने मैसेजेस को छापा करते थे। और जो पारसी रिलीजियन रिचुअल्स थे उनको ये रिफॉर्म करना चाहते थे, इसीलिए भी ये मूवमेंट चलाया गया। उसके बाद ये अपलिफ्टमेंट करना चाहते थे सोशली, मैंने आपको बताया कि सोशल रिफॉर्म के द्वारा। तो उनमें क्या क्या था कि जो पर्दा सिस्टम चल रहा है उसको रिमूव करना है, और जो मैरिज चल रही थी, चाइल्ड मैरिज चल रही थी, उसको ख़त्म करना है, एजुकेशन देनी है सभी को। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पारसीज थे ना वो ऐसे इमर्ज होकर सामने आए कि मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन है ये इंडियन सोसाइटी का, ठीक है। तो ये बात याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं अपनी सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स की, जिनके अंदर अब जैसे मैंने आपको बताया मुस्लिम्स जो थे, ठीक है, हिंदूज थे, अभी पारसीज की भी हमने बात कर ली। तो ये सब जो है वेस्टर्न एजुकेशन से पीछे नहीं रहे हैं। वैसे ही सिख्स कैसे पीछे रहेंगे, तो ये भी जो है वो रैशनलिस्ट एंड प्रोग्रेसिव आइडियाज़ जो है 19th सेंचुरी के अंदर लेके आते हैं। एंड उसी के साथ साथ ही ये खोलते हैं सिंह सभा मूवमेंट, ये चलाते हैं। एंड ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पे चलाते हैं, 1873 के अंदर अमृतसर में, ठीक है। और इसके 2 मेन एम होते हैं, वो क्या होते हैं, पहला कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो सिख्स को देनी है, दूसरी बात कि काउंटर करना है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं ना अपने रिलीजन में, तो उन वैल्यूज़ को भी हमें जो है वो सिख्स के अंदर इनकलकेट करना है कि अपने धर्म को ही मेनली बचा के रखें। फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव अ नेटवर्क ऑफ द खालसा स्कूल्स खोले गए, ठीक है। आपको पता भी होगा खालसा कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी सभा के द्वारा पंजाब के अंदर ये खालसा स्कूल्स जो है वो ओपन किए गए। दूसरा, अकाली मूवमेंट जो था वह इसी का ही ये जो हमने देखी है सिंह सभा मूवमेंट, इसी का ही ऑफशूट था। दूसरी बात कि इनका एम ये था कि हमें लिबरेट करवाना है सिख गुरुद्वारास फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द करप्ट उदासी महंत्स, जो कि लॉयल नहीं थे क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैट्रोनेज के अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। एंड उनको लॉयल बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था।
उसके बाद आगे चलते हैं, इसी में ही अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद क्या था कि गवर्नमेंट ट्राई करती है इनके रिप्रेसिव पॉलिसीज़ को against the non-violent and non-cooperation satyagraha launched by the Akalis in the 1921 but had to bow before the popular demand and pass the Sikh Gurdwara Act जो कि 1922 में आता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सिख गुरुद्वारा एक्ट जो था वो कब आया था, एंड जिसके अंदर जो कंट्रोल था गुरुद्वारास का वो किसको दे दिया गया, सिख मासिस को, जो कि पहले किसके, उदासी महंत के अंडर था, जो कि फिर करप्ट होते जा रहे थे। एंड अब इनको मतलब ये जो गुरुद्वारा है इनको कौन एडमिनिस्टर करता है, SGPC, ये अपेक्स बॉडी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, ठीक है। सॉरी। उसके बाद अकाली मूवमेंट जो था, अभी हमने बात की ना काली मूवमेंट की, तो ये जो था ये एक रीजनल मतलब कि एक ही जगह पर पंजाब वाले रीजन में था, ये रीजनल मूवमेंट था लेकिन कॉम्युनल बिल्कुल भी नहीं था। एंड अकाली लीडर्स जो थे इन्होंने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कि कैसे हमने स्ट्रगल को जो कि हम स्ट्रगल फेस कर रहे हैं उनको वॉइस देके अपने जो है हक जो है वो लेने हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम चलते हैं लास्ट मूवमेंट के ऊपर जो है थियोसॉफिकल मूवमेंट। ये जो था ये वेस्टर्नर्स के द्वारा चलाया गया था, मैडम HP भवात्स्के, ठीक है, एक तो ये, और दूसरा कर्नल MS ऑलकोट। और कहाँ पे ये ओपन किया गया था, US में 1875 के अंदर। एंड ये किस चीज़ के से प्रभावित थे, ये इंस्पायर्ड थे बाय इंडियन थॉट एंड कल्चर, मतलब भारतीय कल्चर से ये बहुत प्रभावित थे। एंड बाद में ये 1882 के अंदर जो है ना मद्रास में शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब हेडक्वार्टर अपना यहाँ खोल देते हैं अद्यार में। तो ये भी पूछा जा सकता है कहाँ पे आ जाते हैं ये, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो प्रेयर्स हैं, जो गॉड के साथ हम गॉड को हम प्रेयर करते हैं, कोई भी हमें तकलीफ वगैरह होती है, ये उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा मानते थे। एंड हिंदू बिलीव्स इनकारनेशन की, कर्मा की, ठीक है, उपनिषद्स की, संख्या, योगा, वेदांता स्कूल, इन सब पे बहुत बिलीव करते थे एंड इनसे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर थे। इनका एम ही यही था कि हमें पूरी दुनिया को ऐसे बना के रखना है जैसे हम भाईचारे में रह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये तब हो जाता है जब एनी बिसेंट जो है इसकी प्रेसिडेंट बनती है। जब ऑर्कुट जो स्टार्ट किया था ना जिन्होंने, उनकी डेथ हो जाती है 1907 में। उसके बाद एनी बेसेंट जो थी वो भारत आ जाती है 1893 के अंदर, एंड वो फाउंडेशन रखती है सेंट्रल हिंदू कॉलेज का, जो कि बनारस में 1898 में भी था, जिसके अंदर बोथ रिलीजन मतलब हिंदू एंड जो वेस्टर्न एजुकेशन साइंटिफिक सब्जेक्ट थे दोनों पढ़ाए जाते थे। ये जो कॉलेज था ये एक तरह से न्यूक्लियस का काम करता था हिंदू, कौन सा कॉलेज, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि 1960 में खोला गया था। उसके बाद एनी बेसेंट का जो मेन रोल था वुमेन एजुकेशन में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सराहनीय माना जाता है। लेकिन आगे चल के पता क्या होता है कि ये वाला जो मूवमेंट था ना वो एक तरह से वेग एंड द लैक ऑफ द पॉजिटिव प्रोग्राम ऐसा भी माना जाता है, क्योंकि जो इनके मेन ग्लोरीफाइंग इंडियन रिलीजियस एंड ट्रेडिशन की ये बातें करते थे ना, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की ये बात करते थे, जो कि उस टाइम पे ब्रिटिशर्स जो है वो नहीं दिया करते थे किनको, मासिस को। अब मासिस को तो इतनी समझ है नहीं, तो उसके बाद क्या होता था कि उसके बाद क्या हुआ कि इसके जो ये जो मूवमेंट था ये ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाया एंड बैकवर्ड लुकिंग ट्रेडिशंस पे ही सिमट के रह गया एंड फॉल्स सेंस ऑफ प्राइड की भी ये बात करता था एंड लेकिन आगे चल के इसको ज़्यादा सक्सेस बिल्कुल भी नहीं मिली। तो ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, जिसमें हम पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करते हैं। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट पहले देखते हैं कि इसमें क्या था कि जो ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था वो साइंटिफिक वैल्यूज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता था एंड फतवा जारी कर देता था अगेंस्ट उनके कि आप हमारे रिलीजन को जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे वो हुए हैं जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ठीक है, सर सैयद अहमद खान हो गए, तो ये कुछ हुए हैं जिन्होंने जो है
वेस्टर्न एजुकेशन को भी सपोर्ट किया, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक नॉलेज की भी इन्होंने बात की, प्रोमोटिंग द मॉडर्न एजुकेशन की इन्होंने बात की। रिफॉर्म लाने क्यों ज़रूरी थे? क्योंकि पोल्यूशन प्लस प्योरिटी के नोशन जो हैं वो सामने आ रहे थे, ठीक है। क्यों ये रिफॉर्म्स इतने इम्पॉर्टेंट थे हमारे लिए? क्योंकि जो वुमेन्स की एजुकेशन थी वो डिटीरियोरेट हो रही थी, उनको बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं दी जा रही थी, तो उसके लिए भी ये लेके आए, ठीक है। एक सोशल क्लाइमेट ऑफ मॉडर्नाइजेशन वो बनाना बहुत ज़रूरी था, उसके लिए ये रिफॉर्म्स बहुत ज़रूरी थे। उसके बाद जो बैकवर्डनेस, कल्चरल बैकवर्डनेस थी सोसाइटी के अंदर, उसको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो चाइल्ड की मैरिज चल रही थी, ठीक है, उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी था। तो ये सारे जो है वो पॉजिटिव फैक्ट्स में आते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। और जैसे सिर्फ रिलीजन के ऊपर ही नहीं हमें बेस्ड रहना है, एजुकेशन भी हमें उतनी ही देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब आपके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। अब नेगेटिव एस्पेक्ट में फिर क्या आएगा? नेगेटिव में ये आएगा कि जो नैरो सोशल बेस था इस चीज़ का। कैसे? क्योंकि जो अपर क्लास के लोग थे वही इन रिफॉर्म मूवमेंट्स में पार्ट ले रहे थे, जो पुअर लोग थे एंड जो मासिस थी, वास्ट मासिस, वो इसका फ़ायदा उठा ही नहीं पा रही थी। और ज़्यादातर क्या हो रहा था, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो क्रिटिक थे, वो कहते थे कि हमें मॉडर्नाइजेशन को बिल्कुल भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि हम इससे फिर क्या होंगे, बिल्कुल ही अपने कल्चर से दूर चले जाएंगे। तो कुछ कारणवश से इन्होंने इस चीज़ में, कुछ लोगों ने इसको जो है वो सपोर्ट नहीं किया। लेकिन आगे चल के आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, म्यूज़िक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी कुछ ही लोगों को ये मिल पाते थे, मतलब उसमें आजमा पाते थे अपना हाथ। लेकिन ज़्यादा वास्ट मासेस जो है वो उसमें नहीं हो पाती थी इन्वॉल्व, ठीक है। उसके बाद मैनी ऑफ द मुस्लिम मिडिल क्लासेस वेंट टू द एक्सटेंड ऑफ द टर्निंग ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द वेस्ट एशिया फॉर ट्रेडिशन एंड द मूवमेंट्स ऑफ प्राइड। उसके बाद जो नेट आउटपुट निकल के आते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स का, कि ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान दिया। उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हमने देखे, लेकिन ये रिफॉर्म लाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि अगर हमने सोसाइटी में से सारे इविल्स को निकाल के बाहर फेंकना है। तो ये सारा जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 जो कि हमने बात की रिलीजन, सोशल, रिफॉर्म मूवमेंट्स की, ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हमारे स्पेक्ट्रम की बुक में आई थिंक 2 ही चैप्टर बचे हैं, उनको भी मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, एंड फिर हमारी ये पूरी बुक ख़त्म हो जाएगी। एंड आप प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा इन वीडियोज़ के ऊपर। थैंक यू।